जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बैरागी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने महावीर कुमावत के एक अनोखे आविष्कार की जिसमें उसने नैनो ट्रैक्टर बनाया था उसका हमने दृश्य देखा था। इस बार हम श्रीमान प्रकाश जी चौधरी जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और वह बहुत ही सामाजिक सेवाओं के कार्य में भी योगदान अपना देते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या जर्नी रहा है, कैसे उन्होंने समाज सेवा में, कैसे वह शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। सर से ही मैं शुरुआत करूंगा कि सर अपना बचपन का बताएंगे कि उनका बचपन का जीवन कैसा रहा है। मैं मूल रूप से बदनौर जिला भिलवाड़ा का निवासी होकर बदनौर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। उसी समय की एक घटना है। हम कक्षा 4 में जब पढ़ते थे तो हम स्कूल समय से 1 घंटा पहले चले जाते थे और कबड्डी जब खेलते थे तो भी मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, परंतु मैं उस वक्त घबराया नहीं और उन दिनों कोई ऑपरेशन की या प्लास्टर की सुविधा नहीं थी, पर बांस की खपच्चियों से उपचार हुआ और ठीक हुआ। इसी प्रकार एक मेरे जीवन की दूसरी इंसिडेंट है, शायद कक्षा 6 या 7 हो सकता है, कि मेरे दादाजी थानेदार थे और उनका एक पिस्टल, जिसे उस वक्त तमंचा कहते थे, 2 नाली तमंचा, हमने दोस्तों की सहायता से उसे घर से ले जाकर एक एकांत जगह पर हमने 1 बाय 1 सबने फायर किया और उसमें कागज का डाट लगाने की बजाय हमने ईंट का डाट लगा दिया, तो वो थोड़ा टाइट हो गया। फिर जब फायर नहीं हुआ तो मैंने टोपी के मुंह पर जलती माचिस लगा दी और वो नली वहीं से फट गई और मेरा हाथ पूरा फट गया और पूरा बारूद से भर गया, चेहरा बारूद से ढक गया, पर हाथ तो पूरा फट गया था। पर मैं उन्हीं दिनों इस डर से, परिवार वालों के डर से, मैंने हॉस्टल में इसको वहीं एक गर्म पानी करके बॉईल करके और उसको साफ करते रहे और एक साधारण 1 रुपए की किसी ट्यूब से वहां ड्रेसिंग करते रहे, ठीक हो गया। नहीं तो उस जमाने में नियरेस्ट हॉस्पिटल अजमेर जवाहरलाल JLN हॉस्पिटल के अलावा कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी और जब बंदूक जैसे से हो जाता तो माता पिता निश्चित रूप से घबरा जाते, परंतु हम हॉस्टल में उपचार करके ठीक हो गया और कभी घबराए नहीं। मैं मेरे जीवन में इंसिडेंट्स बहुत से ऐसे अनेक घटनाएं जिनसे खेलता रहा, पर मैं मेरे कार्यों में संलग्न रहा। आपने बचपन में बहुत सारी अलग अलग कठिनाइयों का सामना किया है, तो सर आपका शिक्षक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप अध्यापक, सरकारी अध्यापक बने, बाद में अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग वगैरह कैसे हुई, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैं वर्ष 1967 में जब फर्स्ट ईयर साइंस में इंग्लिश मीडियम होता था तो फिजिक्स में मैं फेल हो गया। उसके बाद मेरे पिताश्री ने मेरी उस साल शादी कर दी और फिर बदनौर मेरे गांव में STC टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर था, मुझे ट्रेनिंग करवा दी। तो 67-68 में मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कर ली और ट्रेनिंग के बाद 69 में मेरी पोस्टिंग अमरपुरा लूणदा पंचायत समिति भिंडर उदयपुर में 2 अगस्त 69 को मैंने वहाँ एकल विद्यालय जो घास फूस के छपरे में चलता था वहां मैंने इस विद्यालय को संचालित किया और सिंगल टीचर स्कूल में हमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाना होता था। और मैंने मेरे जीवन में वहां विद्यालय विहीन भवन होने से मैं किसी ढालिए में कच्ची जगह पढ़ाता था, परंतु बच्चों को सर्दी गर्मी वर्षा से बचाने के लिए खजूर की चटाइयों की मैंने चटाइयाँ बनाई और उन पे बिठाता था। और विद्यालय में पोषाहार संचालित हुआ था तो वो भी मैं निर्धूम भट्टी बनाकर व्यवस्थित रूप से उसको संचालित करता था और विद्यालय का रिकॉर्ड बक्से बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बहुत रहने के एक साधारण कमरे में ही उनको भी व्यवस्थित रखता था। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी। तो आपका एज ए शिक्षक भी आप शुरुआत में ही बहुत ही एक्टिव रहा करते थे सारे कामों में। स्कूल का टीचर होने के साथ साथ में आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम और सारा काम भी आप खुद ही देखते रहते थे। और जैसे कि आपने भिंडर में बहुत ही अच्छा स्कूल नहीं होने के बावजूद भी आपने वहाँ पे सारे कामों की अच्छे तरीके से देखभाल की थी। तो आपके शिक्षक होने के साथ साथ में आपने समाज सेवा में कैसे अपना काम स्टार्ट किया था? मैं जब मेरी पोस्टिंग अमरपुरा हुई थी तो मेन सड़क से मेरा गांव 1.5 किलोमीटर दूर था, परंतु कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं था, उबड़ खाबड़ नदी नाले का स्थान था। परंतु मैंने उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क से तो रोज शाम को बच्चों को ले जाता और रास्ते के दोनों तरफ उसकी
चिन्हीकरण किया और छोटे मोटे खड्डे उनको भरकर आने जाने का एक साफ सुथरा रास्ता बना दिया। उसके बाद मैं जब 71 में आसीन पंचायत समिति में आ गया, तो उसके बाद 73 और 74 में हमारे यहाँ विकास अधिकारी श्री मनोहर लाल जी पारिक थे। उन्होंने सरपंचों के सहयोग से राजस्थान सरकार की भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर का एक वृहद शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें हमें शिक्षकों की सेवा के रूप में ड्यूटी लगाई। मैंने दोनों ही कैंपों में सेवाएं दी और मुझे उस कैंपों में ऐसा आनंद आया कि मैं घर नहीं आता था और मरीजों की सेवा में लगा रहता था दिन रात। और मरीजों को थिएटर से उठाकर ले जाना, वार्ड में सुलाना करना, उनको खाना बांटना, उनकी सेवा करना, ये मेरा मोटो बन गया। फिर मैंने ये उन्हीं दिनों में मन में निश्चित कर लिया कि मैं जब बड़ा हूँगा तो निश्चित रूप से ऐसे शिविर लगाकर मरीजों को अपने द्वार पर चिकित्सा सुविधा, सर्जिकल जांचें, दवाइयाँ, ऑपरेशन वही उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद मैंने 86 से 87 में पंचायत समिति आसीन में कृषि उपज मंडी के मोबाइल सर्जिकल यूनिट का एक शिविर 86 में और दूसरा शिविर 87 में लगाया, जिसकी मेजर सारी व्यवस्थाएं मैंने की। और उसके बाद 87 से मैं जोगणिया माता हीरावत ट्रस्ट के द्वारा ऐसे ही शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो वहाँ मैं भी हमारे जस कंवर जी महाराज साहब की प्रेरणा से मैंने वहाँ ये सेवा दल ले जाकर वहाँ उनके चिकित्सकों के साथ सेवा कार्य में जुट गया। और फिर उन्हीं हीरावत ट्रस्ट के माध्यम से और सूरजकरण जी सुराना के सहयोग से, जो उस ट्रस्ट के सचिव थे, उन्होंने मुझे सन 90 और 93 में आसीन में कृषि उपज मंडी में 2 शिविर आयोजित करने का एज ए शिविर संयोजक मौका दिया। और मैंने दोनों शिविर सफलतम संयोजित करके और हजारों मरीजों को आंखों के ऑपरेशन, जनरल सर्जरी के ऑपरेशन, चिकित्सा सुविधा, जांचें, दवाइयाँ उपलब्ध कराकर मेरे क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की, मानव सेवा का एक सुनहरा कार्य किया। उसके बाद मैंने 1996 में चांदमल धर्मीचंद मारू शंभुगढ़ के सहयोग से 4 जनवरी 1996 को ऐसा ही एक व्रत शिविर स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया, जो कि दिसंबर में आयोजित होती थी, पर वो भी दिसंबर में आयोजित न होकर जनवरी में ही हुई। पर प्रिंसिपल साहब के सहयोग से अर्धवार्षिक परीक्षाएं टेंट में ली गई और हमें विद्यालय भवन और रोड पर हमने वो टेंट लगाकर सारे ऑपरेशन आयोजित किए। और उस शिविर का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और श्रीमान वीपी सिंह जी, जो उस वक्त के सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने इस शिविर का उद्घाटन किया। और कलेक्टर ए के माथुर साहब थे। इस प्रकार प्रथम बार उस शिविर में उस यूनिट के पास एक्सरे मोबाइल वैन आया, जिससे भी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली, क्योंकि गांव में ही उनकी सोनोग्राफी हो गई। उस इकाई के पास डेंटल वान था, एक्सरे वान पहले से था और 35 डॉक्टरों की टीम, 150 नर्सिंग स्टाफ की टीम होती है, जिससे लोगों को घर बैठे उपचार मिलता है। इस प्रकार इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैन महिला कॉन्फ्रेंस और स्माइल फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से 2002, 4 और 7 में ऐसे ही शिविर मैंने आसीन में, और 2007 में हमारे जैन संघ के महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि का बदनौर ग्राम में चातुर्मास था, उसके उपलक्ष्य में हमने बदनौर स्कूल के प्रांगण में ऐसा ही शिविर आयोजित किए। वहां भी हजारों लोगों को राहत प्रदान की। और उस शिविर में भी हमारे सांसद महोदय वीपी सिंह जी का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। और 2007 के बाद मैंने ये वापस 2018 में महाप्रज्ञ भवन आसीन में आसीन जैन मित्र मंडल सूरत के सहयोग से आयोजित कर यहाँ रोगियों को राहत प्रदान की। ये मेरे जीवन के इस प्रकार, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंप हैं जो मैंने लगाए हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज तक मैंने चिकित्सा क्षेत्र के कोई ऐसी विधा नहीं है, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथ, दर्द से राहत शिविर, चुंबकीय, एक्यूप्रेशर, सुजाक, रिंग पद्धति से ऑपरेशन, सारे कैंप मैंने मेरी लाइफ में आयोजित किए हैं और अनेकों लोगों को जांचों से, उपचार से, ऑपरेशन से राहत प्रदान कर लगभग 20,000 आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन और 25-30 हजार इसके जनरल सर्जरी के ऑपरेशन करेंगे। धन्यवाद। मेरा मकसद तो था कि मैं एक शिक्षक से बात कर रहा हूँ और शिक्षक के साथ में मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में 40 से ज़्यादा वर्षों से बहुत सारे कैंप लगा चुका है। तो ये जो आपका समाज सेवा का, चिकित्सा में समाज सेवा का जो मॉडल है,
उसको हम किस तरह का मॉडल कह सकते हैं? इसको मैं मेरी आनंद का मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि मुझे आनंद होता है तो मेरे लिए तो ये आनंद का मॉडल है, और पब्लिक को इन मेरे शिविरों से आनंद मिलता है, उपचार मिलता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मैं इसको आनंद मॉडल नाम देता हूँ। तो समाज सेवा में सबसे मुश्किल काम ये रहता है कि आप काम करने के लिए इच्छुक तो रहते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके पास में पैसों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो आपने फाइनेंशियली अपनी समाज सेवा को कैसे हैंडल किया है? मैंने ऐसे शिविरों के माध्यम से, जैसे हीरावत ट्रस्ट जयपुर, अपने समूहगढ़ में चांदमल धर्मीचंद मारू, शांतिलाल जी श्रीमाल, जिनसे मैंने 98 में सर्जिकल कैंप लगाया, जिसका उद्घाटन भी गृह मंत्री कैलाश जी मेघवाल ने किया था। इस प्रकार मैं भामाशाहों को प्रेरित करता रहता हूं, और छोटे मोटे शिविर व एक दिवसीय शिविर मैं स्वयं अपने खर्चे से लगा लेता हूं, जिससे समाज को राहत मिलती है और किसी एनजीओ पे कोई भार भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से चिकित्सा के अलावा आप और कौन सी समाज सेवा में और काम करते रहते हैं? मैं चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ आसीन सीएससी में वर्ष 1914 से बेबी किट का एक प्रोजेक्ट लिया, जिसमें नवजात को अस्पताल में ही लेबर रूम के बाहर ही उनको एक बेबी किट इश्यू हो जाता है, जिससे बच्चों के में संक्रमण नहीं फैलता है, मृत्यु दर नहीं होती है। ये मेरा 7वां साल है, और इसी प्रकार ये मॉडल मेरा राज्य में पहला मॉडल है, जहां लगातार नॉन स्टॉप बच्चों को बेबी किट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वालों को इश्यू किया जाता है। इसके अलावा आप सफाई के अभियान में भी बहुत अधिकतर रुचि लिया करते थे, मैंने सुना है। मैंने जब भी स्काउट और एनएससी और एनएसएस का इंचार्ज था, तो मैं शमशान भूमि, अस्पताल प्रांगण या सार्वजनिक जगह ही सफाई के शिविर आयोजित करता था, जिससे बच्चों में प्रेरणा जगे। और आज इस कोरोना काल में वो निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है, और आज यूनिसेफ भी हाथ धो प्रोजेक्ट चला रहा है, जबकि मैंने ये पहले ही चलाया है। ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जब प्रधानमंत्री बने तो सफाई अभियान चलाया था कि हमारे गांव शहर स्वच्छ हो, पर मैंने आसीन नगर में नवंबर 97 में स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान चलाया। नगर की उस वक्त जो कच्ची सड़कें थी उनको भी साफ सुथरा, सारे शहर के एंट्रेंस जहां अंग्रेजी बम्बूल उग रहे थे उनको हटाया, गाजर घास हटाई। इस प्रकार उस वक्त भी मैंने सफाई का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें मुझे नगर पालिका ने 26 जनवरी 98 को सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मानित किया। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश। मुझे लग रहा है कि चिकित्सा के अलावा और भी बहुत सारे समाज सेवा में बहुत ही अच्छी तरह से संलग्न है। मैंने सुना है कि आपको 1996 में राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा पुरस्कार भी मिला है। तो वो पुरस्कार का क्या क्राइटेरिया क्या था और आपको किस तरह से मिला है वो? मैं शुरू से ही क्रिएटिव नेचर का शिक्षक रहा। मैं जब खातोला था सन 77 से, तो हम एक रूरल आबादी, आसीन से 3 किलोमीटर दूर, परंतु मेरी बच्चों के प्रति लगाव की वजह से अर्बन एरिया के 100 बच्चे खातोला पढ़ने आते थे, और वहां भी कमरे के अभाव में पेड़ों की छाया, बेलों के गलियारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था। और मैं हमेशा जागरूक शिक्षक रहा। वहां छोटे से गांव में विज्ञान प्रदर्शनियां लगाई, जिससे शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तक के अधिकारियों ने अवलोकन किया, और वो बहुत प्रसन्न हुए। वेस्ट से बेस्ट वाली जो टीचिंग की एड थी वो मैं बनाता था, और किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, रिसाइकिल हो, उसका मैं जीवन में लगातार उपयोग करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो आपको जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, तो उसके बारे में लोगों को बताएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि आसिम जैसे छोटे से कस्बे से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि पहली बार किसी आदमी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला होगा आसिम जैसे कस्बे से। हाँ, मैं 96 में मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार राज्यपाल महोदय नहीं, 96 में राज्यपाल से मिला, और 97 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण से मुझे उनके हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला। ये मेरे हमारे परीक्षा परिणाम, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बच्चों के साथ सामाजिक सेवा, भौतिक विकास, टीकाकरण है, बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, उनको विद्यालय पोशाकें उपलब्ध कराना, पुस्तकें उपलब्ध कराना, इस प्रकार अनेक प्रकार की सहायता के उपलक्ष्य में मुझे इसका चयन होकर 97 में मैं सम्मानित हुआ। आप शायद आपने छात्रवृत्ति का बताया, तो छात्रवृत्ति आपके समय में आप बच्चों को किस तरह से प्रोवाइड किया करते थे? उस समय छात्रवृत्ति हमें आती थी, परंतु हमने उन बच्चों को जिनको भी, चाहे एसटी के बच्चे हो, चाहे विकलांग है, उनके कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते खुलाकर जो पैसा आता था सीधे उनके खाते में डालते थे।
और हमने कभी उनको नगद नहीं दिया, जरूरत हो तो वहां से वो विड्रॉल करें, ये हमारा शुरू का प्रयोग था। तो आप ये चाहते थे कि जो अभी का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो बच्चों के सीधे अकाउंट में आते थे डीबीटी वाला की हाँ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला, तो आपने उसी समय से वो ये बिल्कुल ये 80 के आसपास से हमने ये प्रोग्राम बच्चों के सीधे खाता खुलवाते बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, और साथ ही उनकी जो छात्रवृत्ति थी उसमें डलवाते थे। तो आपने तभी से ही बच्चों में बचत की जो भावना थी हाँ। वो तभी से विकसित करने का काम कर दिया था। बिल्कुल हाँ, मैंने निश्चित रूप से बच्चों उनका उपयोग बच्चों के हित में हो, यार माता पिता उसका उपयोग नहीं कर सके, इसलिए हमने ये कदम उठाया। तो आप समाज सेवा में होने के साथ साथ ही एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो आपने बहुत सारा इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है, तो उसके बारे में भी बताइए कि क्या क्या किया है। मैं मेरे जीवन में जहाँ भी रहा उन विद्यालयों में पेड़ पौधे, कमरों के अभाव में मैं बेलों की छाया में, गलियारे, बिजली विभाग के टूटे खंबे, तार, इनसे छाया बेले लगाते और उनमें पढ़ा था। फिर सन 2000 में जब मैं विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल आसिन में था तो मेरे साथी नारायण जी गुजर एक दिन मेरे पास आए, भाई साहब मैं आज खाना खा के नहीं आया। तो मैंने कहा क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तो कहा भाई साहब अकाल बहुत है और कबूतर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तो हमने उसी वक्त जुलाई 2000 में जन सहयोग से 4-5 बोरी अनाज इकट्ठा किया और एक कबूतर खाना ग्राम हताड़ में चालू किया और मंदिर के उस छत पे हम उस दाने को डालते थे। और उसी वक्त हमने ये सोच लिया कि अकाल का स्थायी समाधान करना है तो हमने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। तो ग्राम हताड़ में 1000 नीम के पेड़ सन 2000 में लगाए। आज बहुत अच्छे स्थिति में है, बहुत बड़े हो गए, बहुत अच्छी जगह बन गई है और उसकी वजह से ग्रामवासी अब हमारी इन सेवाओं से बहुत खुश है। कबूतर खाना भी यथावत चल रहा है और कबूतर खाना अच्छी चलने की वजह से सीपी जोशी सांसद महोदय ने भी हमें 5 लाख का एक कोटा देकर एक धर्मशाला और एक स्टोरेज बना दिया और उसकी छत पे आज भी हम साल के 250 बोरी कबूतर खाए इकट्ठी करते हैं और डालते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि 10,000 जो आपने वृक्ष लगाए होंगे हताड़ में, हाँ, वो तो अब बहुत ही हरियाली वाला माहौल बन चुका होगा। बिल्कुल, आज ऐसा लगता है कि शाम को तो वहाँ कभी कभी हमारी लोकल भाषा में शियालिया कहते हैं, वो शियाले आ जाते हैं, ऐसी घनी वृक्षावली हो चुकी है। और बिना किसी बाउंड्री के लगाए हमने, थोर की बाढ़ लगा कर लगाए। पानी भी उपलब्ध नहीं था, पानी का हैंडपंप भी बाद में बहुत लेटर खुदा हमें, पर हमने उसमें प्रयास जारी रखा और उन पेड़ों को जीवित रखा। और ग्राम हताड़ के चारों तरफ भी पेड़ है, एंट्रेंस से लेकर चारों तरफ। तो आपने जितनी भी समाज सेवा हो गया एनवायरमेंट के क्षेत्र में, क्या आपको अपने जीवन में कभी किसी से कोई विरोध का सामना करना पड़ा है? नहीं, मुझे कभी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हमेशा मुझे सहयोग मिला और हर काम से मैं जीवन में सीखता रहा और अग्रसर होता रहा, पिछली कमियों को अगले कामों में सुधारता रहा। इन सब के साथ साथ में मैंने एक चीज और नोटिस की कि आप 1969 से लेकर अब तक हमेशा डायरी लिखते हैं अपने। हाँ। कि उसके बारे में बताओ कि वो डायरी का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं जब से सर्विस लगा है उससे 1 साल पहले से ही सन 1968 से दैनिक जो डायरी होती है, वार्षिक डायरी, उनको मेंटेन करता हूँ। उसमें राजनीतिक घटना, प्राकृतिक घटना और मेरे जीवन की जो भी उस दिन के कोई काम है सेवा के, उनको मैं उसमें अंकित करता हूँ। और इसी प्रकार एक कैश की मतलब जिसे हम कैश बुक कहे, मेरे जीवन की, मुझे आज तक राज्य से कितना पैसा मिला और किस किस मद में किस माह में कितना खर्च किया, मुझे आज तक मेरे पास 53 सालों का रिकॉर्ड मौजूद है। और इसी डायरी लेखन की वजह से मुझे स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड की जो फाइल भरनी पड़ी, उसमें क्योंकि सारे डेटाज मेरे पास उसमें उपलब्ध थे कि मैंने कितने 13 विडो को टीचर बनाया, 35 से अधिक हार्ट वाल के ऑपरेशन कराए, ऐसे शिविर लगाए, टीकाकरण में खतोला जैसे गांव को मैंने सन 90 में टीकाकरण में गांव गोद लिया, उसमें एमपी की टीम मूल्यांकन करने आई, वो भी बड़ी प्रभावित हुई। उस मैं एक्चुअल में डायरी लेखन मेरी आज दिनचर्या बन चुकी है। मैं निश्चित रूप से रोज सोता हूँ, उससे पहले डायरी लेखन करके ही सोता हूँ। उस दिन की घटनाएं, वो उस दिन का विवरण, प्राकृतिक मैं कहाँ गया है तो भी उसमें सही टाइम इंद्राज है। अगर मैं स्कूल से जल्दी भी चला गया तो उसमें लिखा है कि ये इस काम से मैं वहां गया। तो अगर कोई आपका साथ में झूठ भी बोले तो आपकी डायरी हमेशा आपका जो सच का सिपाही होता है वो आपके साथ में हमेशा रहेगा। तो आपका जीवन शुरुआत से लेकर के बहुत ही संघर्ष का जीवन रहा है। तो जो जितने भी युवा निराश हो जाते हैं अपनी जीवन की शुरुआत से ही पहले, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने जीवन में वो अग्रसर काम करते रहे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने 1969 से लेकर के अभी तक आप कभी रुके नहीं है, तो कभी रुकने नहीं वाला जो एटीट्यूड है
वो युवाओं में कैसे आ सके, वो कभी भी निरंतर काम करते रहें? निश्चित रूप से हमारे युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ साथ हमेशा अपने कार्य में तन्मयता से लगे रहना चाहिए। जो उनका काम है वही धर्म है, सत्य है, निष्ठा है, ईमानदारी है, कर्मठता से लगे रहें और जीवन में सीखने जिज्ञासु प्रवृत्ति रखें तो आदमी हमेशा अग्रसर होता रहेगा। और अगर काम को टालमटोल नीति अपनाते रहे, काम से भागते रहे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमेशा कोई भी काम आए, कठिनाई आए, उनका फेस करें, उनसे संघर्ष करें और सीखें और आगे बढ़े। जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में उपलब्धियां आपके साथ होगी। तो एज ए शिक्षक आपका बहुत ही सराहनीय काम जीवन रहा है। तो जो नए शिक्षक बनने वाले हैं उन शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर शिक्षकों का काम यही रहता है कि बस स्कूल का काम हो जाए और बस हमें छुट्टी है। उन शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक का काम केवल शिक्षक पढ़ाने तक ही नहीं, और भी काम है? क्योंकि हम जो गवर्नमेंट टीचर्स का ये काम रहता है कि उनको पढ़ाने के अलावा सारे काम दे दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समय में हम सारे अधिकारी जो हमें जिम्मेदारियां सौंपते थे वो हम उसका निर्वहन करते थे, कभी उस जिम्मेदारियों से भागते नहीं थे। जिम्मेदारियां सिर पर लेते और उनको काम को तय समय से पूरा करते और हमेशा बच्चों के संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से हमेशा परिणाम दिए। और बच्चों के अगर कोई कमजोरी है आर्थिक रूप से, अध्ययन के रूप में, पुस्तकों के रूप में, विद्यालय पोशाक के रूप में, तो उनको उपलब्ध कराना, भामाशाओं को प्रेरित करना, उनके व्यक्तिगत रूप से सहायता करना। और जब बच्चे अगर हायर सेकेंडरी हासिल में थे, पहली बार 9th में आए या 11th में आए गांव से, तो उन बच्चों को मोटिवेट करना और जुलाई और अगस्त के उनके गृह कार्य मूल्यांकन में उनको ज्यादा डांट डपट के बजाय उनका मनोबल बढ़ाता था, उनको गुड, वेरी गुड देकर उनकी कमजोरियों को दूर करता था। किसी विषय में कमजोरी होती तो भी उनके मेरे से परिचित सारे साथी अध्यापकों से उनको सहयोग दिलाता था। इस प्रकार मैं शिक्षकों को भी कहूंगा कि वो निश्चित रूप से अपने छात्रों के प्रति स्नेह रखें। और हमारा भगवान बालकों में बसता है, ये हमारा मोटो होना चाहिए। जितने भी शिक्षक हैं उन्हें मन में ये होना चाहिए कि हमारा भगवान बालकों में है, बाकी भगवान मंदिर में है। पर यदि हमने शिक्षकों ने अपने मन में, हृदय में बालकों को बिठा लिया तो आप हमेशा सर्वत्र अपने काम में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप बच्चों को केंद्रीकृत करके शिक्षण करें, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी दूर करें, उनके माता पिताओं से अभिभावक संपर्क रखें, तो निश्चित रूप से आपके परिणाम अच्छे होंगे और आपके प्रति कभी छात्र विरोध भी नहीं करेंगे। आपका जीवन एक बहुत ही आदर्श और एक बहुत ही प्रेरणादायक जीवन रहा है, जिसमें आप शिक्षक के अलावा समाज सेवा हो गया और बाकी जितने भी आप काम करते हैं वो एक आम नागरिक के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक है। जैसे कि आप डायरी वाला काम करते हैं कि जिसमें आप अपने आप का जो पर्सनल मैनेजमेंट वाला काम होता है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। तो मैं सभी से चाहूँगा कि सर का जो जीवन है उसको देखें और उससे बहुत कुछ सीख हम ले सकते हैं। मैं तो आज भी सीखता रहता हूँ मेरे जीवन के, और आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।